गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांतम कुर्सी पे बैठकर कुछ सोच रही है और पेपर पर गणना कर रही है। अरे ये क्या है? इतना क्यों सोच रही हो? गन्ना भी कर रही हो? अरे सासू माँ, बात ये है कि मैं जल्द ही बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली हूँ। जाहिर है बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, तो हर एक साल कुछ न कुछ ट्रिप पे तो जाना ही पड़ेगा ना सासू माँ। इसीलिए उस ट्रिप को कितना खर्चा होगा अभी से गणना कर रही हूँ। अच्छा, खाने के लिए एक भी दाना नहीं है पर मूंछों के लिए संपांगी का तेल चाहिए, ऐसी है तुम्हारी बात। खैर, तुम पैसों के लिए इतनी पागल क्यों हो? जब देखो बिजनेस करूंगी, पैसा कमाऊंगी बोलती रहती हो। ठीक है, अगर तुम करोगी भी तो ठीक से कहाँ करोगी? ऐसा कहकर वो क्लास देना शुरू करती है। वो सुनकर ठीक है सासू माँ, ठीक है, आप भी मुझे ही दोषी कहिए। मैं कुछ न कुछ काम करके 4 पत्तर कमाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। ऐसी रोने की एक्टिंग शुरू करती है। 4 पत्थर कमाना क्यों? एक बड़ा पत्थर सर पर डालो, ठीक हो जाएगा। ये सुनकर चंद्रकांतम मुझसे कोई प्यार नहीं करता इस घर में, मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं करता। बस कर तुम्हारा फेक रोना। एक्टिंग में भी महानटी को क्रॉस कर रही हो। अगर तुम ठीक से बिजनेस करना चाहती हो तो कौन तुझे सपोर्ट नहीं करेगा, बोलो? अब बात ऐसी है तो मैं अच्छे से बिजनेस करती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे ना? ऐसा पूछते हैं तब सूर्यकांतम तुम ठीक से करना चाहती हो तो मैं क्यों ना बोलूंगी? तो हम दोनों मिलकर पिज्जा बना के बेचने का बिजनेस करें क्या सासू माँ? आपका तो इस शहर में बहुत अच्छा नाम है, इसलिए बहुत लोग आकर खाएंगे भी। ऐसे हम 4 पत्थर पीछे डाल सकते हैं। ठीक है, करते हैं, पर अब ऐसी ही कुछ गड़बड़ किया तुमने तब होगी तुम्हारी शादी। हाँ ठीक है सासू माँ। ऐसे बोलकर सूर्यकांतम और चंद्रकांतम दोनों मिलकर एक पिज्जा सेंटर खोलते हैं। उसको सूर्यकांतम चंद्रकांतम पिज्जा सेंटर नाम रखते हैं। सूर्यकांतम नाम देखकर उन पर विश्वास रखते हुए बहुत सारे लोग आकर वो पिज्जा खाते हैं। सूर्यकांतम बहुत लाभ न आने पर भी उसे क्वालिटी पिज्जा बनाकर बेचती है। इसलिए चंद्रकांतम बहुत लाभ न आने के कारण सोचकर बहुत दुख होती है। देखो बेटी, मैं मेरी चाची की बेटी की शादी में जा रही हूँ। 1 हफ्ते तक नहीं रहूंगी, तब तक ये पूरा बिजनेस तुम ही संभालोगी। कुछ गड़बड़ मत करना बेटा, ठीक है ना? एक बात याद रखो, अगर हम अच्छी क्वालिटी देंगे तो लोग हमारे बिजनेस को ऊंचा करेंगे, ठीक है ना? ऐसा कहकर वो चली जाती है। हाय राम, 1 हफ्ता भर सासू माँ इस शहर में रहेगी ही नहीं। इस पूरे हफ्ते में बहुत सारे पैसा कमाना पड़ेगा मुझे। ऐसा सोचकर चीप क्वालिटी पिज्जा बनाकर बेचना शुरू करती है। तब से वो पिज्जा खाने के बाद सब लोगों को उल्टियां महसूस होने लगती हैं। इस तरह लोगों का विश्वास उस पिज्जे से उठ जाता है। अगले दिन एक कस्टमर भी पिज्जा लेने के लिए नहीं आता। चंद्रकांतम दुखी होकर ऐसा सोचने लगती है, ये क्या है? सासू माँ के आने से पहले बहुत सारा पैसा कमाने का सोच लिया था मैंने, पर 1 हफ्ते से एक भी कस्टमर नहीं आया। बहुत बड़ा बुरा काम किया है मैंने। ऐसा सोचकर दुखी हो रही होती है। क्या है, क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो? कुछ करने के लिए नहीं तो चंद्रकांतम सूर्यकांतम को सारी बातें बोलती है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कोई गड़बड़ नहीं करना, पर तुम्हारी लालच की वजह से आज पूरा काम बेकार हो गया। सॉरी सासू माँ, प्लीज सासू माँ,
कुछ तो करो। उसे देखकर सूर्यकांतम कुछ करने के लिए नहीं बचा तो अगले दिन से क्वालिटी सामान से पिज्जा बनाना शुरू करती है। उस पिज्जे का स्वाद बहुत ही अच्छा आने लगता है तो सूर्यकांतम उसकी शक्ति से स्वाद सभी के घर के पास रहने वालों को बेचना शुरू करती है। बस सभी लोग फिर से सूर्यकांतम चंद्रकांतम पिज्जा से। एक दिन मंगा बड़ी उदास सी बैठकर कुछ सोचने लगी। ये देखकर सास गंगा उसके पास आकर बोलती है, क्या बात है बहू, कोरोना की वजह से परेशान दुनिया की तरह ऐसे क्यों बैठी है? क्या हुआ? क्या बताऊं सासू माँ, पिछले महीने आपने बोला था कि पूजा पाठ करो तो हर दिन मैं सर से नहा नहा कर मेरे बाल देखिए किस तरह उलझ गए हैं। मेरे बाल इतने बेजान और ड्राई हो गए हैं। छी, मुझे आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अरे वाह, तू तो ऐसे बोले जा रही है जैसे मेरे वजह से तेरे बाल खराब हो गए हों। हमेशा कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी करती है मेरे लिए। अच्छा ठीक है, यहीं रुक। ऐसा बोलकर गंगा अपने कमरे में जाकर एक खूबसूरत सा कंघी बाहर लेके आती है। ये ले, ये मैजिकल कंघी है। तेरे बालों को इस कंघी से कंघी करेगी तो तेरे बाल पहले जैसे सुंदर, लंबे और घने बन जाएंगे। लेकिन ज्यादा लालच करके कोई गड़बड़ मत कर देना। कंघी करने के बाद इस कंघी को संभाल के छुपा देना। ऐसा बोलकर गंगा वहाँ से चली जाती है। तब मंगा उस कंघी को हाथ में लेकर उसे आगे पीछे घुमाकर देखती है और बोलती है, हाँ, इस कंघी में ऐसी भी क्या बात है? देखते हैं, एक बार कंघी करके देखूं तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें क्या खास बात है। इस तरह सोचकर मंगा उस कंघी से अपने बाल कंघी करने लगती है। बस और क्या था, जैसे ही उस कंघी से मंगा ने अपने बाल कंघी किए, उसके बाल काले, लंबे और घने बन गए और चमकने लगे। ये देखकर मंगा सोची, अरे ये क्या है? अरे वाह, ये कंघी तो बड़ी ही मस्त है। इतने दिनों से मैं अपने बाल देखकर दुखी हो ही जा रही थी। मेरे सारे बाल झड़कर एक छोटी सी चोटी बनकर रह गए थे, लेकिन अब मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं। हाँ, जैसे मेरी सास ने कहा था, मैं इसे जाकर छुपा कर रख देती हूँ। इस तरह वो जाकर गंगा के बताए हुए अटैची में उस कंघी को छुपा कर रख देती है और अपनी सास के पास पहुँचकर बोलती है, सासू माँ, मेरी चोटी देखिए कितनी लंबी हो गई है ना। इस तरह वो अपने बालों को देखकर खुश होए जा रही थी। अरे ओ बहू रानी, अपने बालों को देखकर खुश होना हो गया हो तो सबके घर जाकर दूध देकर वापस आ जा। सब लोग तेरी राह देख रहे होंगे। अरे सासू माँ, ये तो अपना रोज का काम है। एक आध घंटा देर हो जाएगी तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। इस तरह बड़बड़ाकर मंगा दूध का कैन लेकर लोगों के घर जाकर एक एक के घर के सामने खड़े होकर, राधा दीदी, ओ राधा दीदी, ये लीजिए दूध। मंगा की आवाज सुनकर एक औरत हाथ में बर्तन लिए घर से बाहर आती है। ये ले मंगा, दूध डाल दे। लेकिन मंगा अपने बालों को अपने हाथों में लिए उनकी सुंदरता को निहार रही। ये देखकर राधा भी बर्तन बगल में रख देती है और मंगा के चोटी को देखते हुए बोलती है, अरे मंगा, एक बात तो बता, तेरे बाल तो एकदम झड़ चुके थे और एकदम छोटी सी चोटी हुआ करती थी, लेकिन अचानक तेरे बाल इतने लंबे, घने और काले कैसे हो गए? मुझे भी बताना। अरे दीदी, वो बहुत बड़ा सीक्रेट है। बहुत खर्चा हुआ है मेरा। देखना मेरे बालों को कितने झड़ गए हैं और एकदम पतली सी चोटी बन गई है। मैं कितना भी खर्च हो खर्च करने को तैयार हूँ। जरे मेरे बाल भी बढ़ा दे। अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगी। पहले दूध तो ले लो। ऐसा बोलकर उन्हें दूध देकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह वो दूसरे घर भी जाकर दूध डालने के बहाने अपने बालों को सबको दिखाने लगती है। वहाँ भी लोग उसे देखकर कितना भी खर्चा हो हम लोग करने को तैयार हैं बोलते हैं। ये बात सुनकर मंगा के दिमाग में एक आइडिया आता है। अपना खाली दूध का कैन लेकर घर जाते जाते बोलती है, सब लोग मेरे बाल देखकर फिदा हो रहे हैं। वो लोग कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हैं इन बालों के लिए। हाँ, अगर मैं अपनी सास से बचाकर वो कंघी लाऊंगी और उस कंघी से इनकी चोटियां बनाऊंगी तो मैं खूब सारे पैसे कमा पाऊंगी और सारी औरतों मेरा अच्छा नाम भी हो जाएगा। हाँ,
एक तीर से 2 शिकार कर पाऊंगी। वो तुरंत निश्चय कर लेती है कि वो किसी भी तरह वो कंघी चुराएगी और लोगों की मदद के बहाने पैसे कमाएगी। वो घर पहुंचकर दूध का कैन बाहर रखकर अपनी सास के कमरे में जाती है और अटैची में से कंघी निकालकर कमरे से बाहर आते आते अपनी सास से बोलती है, अरे सासू माँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। तू तो अभी अभी बाहर से घर लौटी है, फिर कहाँ चल दी? क्या काम है तेरा बाहर? अरे बस अभी आई सासू माँ। ऐसा बोलकर वो बाहर जाकर तुरंत राधा के घर पहुंचकर उसे बाहर बुलाती है। जब राधा घर के बाहर आती है तो मंगा बोलती है, देखो राधा दीदी, आपके बाल बढ़ाने का जिम्मा मेरा है, लेकिन उसके लिए 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। ये बात सुनते ही राधा बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से घर के अंदर जाकर 10,000 रुपए लाकर मंगा को दे देती है। तब मंगा उस कंघी से राधा के बाल भी कंघी करती है और अच्छे से चोटी बनाती है, जिसकी वजह से राधा के बाल भी खूबसूरत और घने बन जाते हैं। इस तरह मंगा उस दिन पूरे 10 लोगों के बाल कंघी करती है और पूरे 1 लाख रुपए कमा लेती है। मंगा खुश होते हुए पैसे लेकर अपने हाथों में रखे कंघी को चूमते हुए बोलती है, अरे वाह मेरी कंघी, तेरी वजह से आज मैंने पूरे 1 लाख रुपए कमाए हैं। आज से मुझे दूध, फूल और ये कचरा बेचने की कोई जरूरत नहीं। तेरी वजह से मैं बस एक ही ताक में करोड़पति बन जाऊंगी। इस तरह वो मन में सोच सोच कर घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो बार बार पैसे गिनते ही जा रही थी कि तभी बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। जब मंगा अपना दरवाजा खोलकर देखती है तो देखती है कि जिन जिन लोगों की उसने चोटी बनाई थी वो सब लोग अभी गंजे हो चुके थे। सब लोग गुस्से में मंगा को मारने के लिए पहुंचते हैं। तभी गंगा आड़े आकर बोलती है, अरे अरे रुक जाइए, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। ऐसा बोलकर गंगा अपने जादू से उन सब के बाल वापस आ जाते हैं। लोगों के बाल वापस आते ही गंगा मंगा से पैसे लेकर उनके पैसे लौटा देती है। इस तरह गंगा का चेहरा देखकर लोग मंगा को कुछ किए बिना वहाँ से चले जाते हैं। तब मंगा अपनी सास के पास जाकर बोलती है, अगर अब वक्त पर नहीं पहुँचती तो पता नहीं वो लोग मेरा क्या हाल करते। माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी और ये सब कुछ किया। माफ कर दो ना सासू माँ। हाँ, ये सब मेरी ही गलती है कि मैं तुझे तरह तरह की चीजें देती हूँ। अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ? तू अब मेरी बहू जो बन गई है, मेरे पास कोई और रास्ता है भी? इस तरह बोलकर दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं।